जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है बायोलॉजी सोल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे आपको बायोलॉजी से रिलेटेड सारी जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाएंगी। आज हम कोशिका के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपको देंगे और इससे संबंधित 25 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज वीडियो के अंत में लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कोशिका शब्द को अंग्रेजी में सेल कहते हैं। सेल लैटिन भाषा की सेलुला से बना है। लैटिन भाषा के सेलुला से बना है, जिसका अर्थ होता है एक छोटा कमरा। जिसका अर्थ क्या होता है? एक छोटा कमरा। सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में करी थी। 1665 ईस्वी में करी थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में करी थी। इन्होंने माइक्रोस्कोप की सहायता से कॉर्क के पतले टुकड़े में मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचनाएं देखी, जिन्हें इन्होंने कोशिका का नाम दिया। लेकिन ये कोशिकाएं जो थी मृत कोशिकाएं थी। इसके बाद 1674 ईस्वी में, यानी कि 9 वर्ष बाद, डच वैज्ञानिक एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक ने उन्नत किस्म के सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, यानी कि वेल डेवलप्ड माइक्रोस्कोप की सहायता से यानी कि तालाब के जल में जीवित कोशिकाओं की खोज करी, यानी कि लिविंग सेल्स की खोज करी एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक ने। दोस्तों, जिन शब्दों पर मैं ज़्यादा जोर दे रहा हूँ उन पे आप फोकस करिएगा, ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। अब हम आते हैं सेल थ्योरी, यानी कि कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत दिया था 1839 में जर्मन वनस्पतिक वैज्ञानिक M.J. शाल्डेन और जंतु वैज्ञानिक थियोडोर स्वान, जिन्हें हम एक साथ मिलकर कहते हैं शेल्डन व स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनके अनुसार सजीवों का शरीर, किनके अनुसार? शेल्डन और स्वान के अनुसार, जीवों का शरीर कोशिकाओं से निर्मित होता है। वह एक या एक से अधिक कोशिकाओं से निर्मित होता है। यही इन्होंने सेल थ्योरी में बताया कि जीवों का जो शरीर होता है एक या एक से अधिक कोशिकाओं से निर्मित होता है। इन्होंने कोशिका को जीवन की संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल या कार्यात्मक, ऑपरेशनल व वंशागत इकाई माना है। कोशिका सभी जीवों की आधारभूत संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक इकाई है, यानी कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है या ऑपरेशनल यूनिट है। कोशिका जीवों के शरीर का निर्माण करती है। कोशिका क्या करती है? जीवों के शरीर का निर्माण करती है। कोशिकाएं जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। अब हम अच्छे से समझ लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कौन सी होती हैं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं। हम पहले समझते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं जब हमारे अर्थ क्रस्ट में कोशिकाएं बन रही थी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स बन रहे थे, तो उस समय सबसे पहले जिन कोशिकाओं का उद्भव हुआ वे प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाए, जिनमें कि बहुत सारी सेल ऑर्गेनेल नहीं थे, यानी कि ये मोस्ट प्रिमिटिव टाइप के थे या आदिम प्रकार के थे, जिनमें कि बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल जो थे अब्सेंट थे। अब उसके बाद यूकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं जो आज की कोशिकाएं हैं, यानी कि आधुनिक कोशिकाएं जो हैं, जो कि वेल डेवलप्ड कोशिकाएं होती हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं, जिनमें कि सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब सेल्स की बात करते हैं। सेल्स जो होती हैं, टू टाइप्स की सेल्स होती हैं, प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में सिर्फ एक फ़र्क होता है, बाकी सारी चीज़ें और सारे ऑर्गन्स सेम होते हैं। एक जो प्लांट सेल में है वो सेल वॉल प्रेजेंट है, जो आप इसके चारों ओर देख रहे हैं वो सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और एनिमल सेल्स में सेल वॉल ना होके इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लांट सेल में सेल वॉल प्लांट की या कोशिका की रक्षा के लिए होता है, और एनिमल सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है
वह कोशिकाओं के बीच गैसों व अन्य रसायनों के आदान प्रदान के लिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, 25 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। अब हम कोशिका से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? ऊतक, नाभिक, कोशिका व अंग। तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई होती है कोशिका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? 36, 24, 23, 46। तो यहाँ पे पूछा है कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है 46 होती है, लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा है कितने जोड़ी गुणसूत्र। कभी भी अगर जोड़े में गुणसूत्र पूछे जाएंगे तो एक जोड़े में 2 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 46 गुणसूत्र के कितने जोड़े होंगे? 23 जोड़े। तो इसका आंसर क्या है? 23 पेयर्स। कितने हो गए? 23 जोड़े। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ह्यूगो ड्यूबेरिस, डार्विन, कैरोलस लिनियस या रॉबर्ट हुक। तो कोशिका विज्ञान का जनक रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। ह्यूगो ड्यूबेरिस को उत्परिवर्तनवाद या म्यूटेशन थ्योरी का जनक माना जाता है। डार्विन ने विकासवाद में अपने सिद्धांत दिए थे और कैरोलस लिनियस ने दिनाम पद्धति दी थी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने करी थी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने करी थी? लैमार्क, पोर्टर, कोलिकर या कैमिलो गोल्जी। तो लैमार्क ने जो थे हमारे, लैमार्क ने विकास के संबंध में अपने सिद्धांत दिए थे। पोर्टर ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज करी थी और कैमिलो गोल्जी ने जो था गोल्जी अपरेटस की खोज करी थी। तो हमारा इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर ने करी थी। किसने करी थी? कोलिकर ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पादप कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग जो कि जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, वह कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो पादप कोशिका में तो पाया जाता है परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? कोशिका कला, केंद्रक, हरित लवक या माइटोकॉन्ड्रिया। तो मैं आपको बता दूं, कोशिका कला या सेल मेम्ब्रेन जो है पादप कोशिका में भी पाया जाता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है। केंद्रक जंतु कोशिका, पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जंतु कोशिका, पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। तो हमारा इसका राइट आंसर होता है हरित लवक, जो कि केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एटीपी क्या होता है। एटीपी को एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, जो कि पौधों के प्रकाश संश्लेषण में बढ़ने वाली ऊर्जा को संचित रखते हैं एटीपी के रूप में। एटीपी का निर्माण कोशिका में गोल्जी इकाई में होता है, लाइसोसोम में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है या केंद्रक में होता है। तो एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीन कहाँ उपस्थित होते हैं? केंद्र की झिल्ली में, कोशिका कला में, क्लोरोप्लास्ट में या गुणसूत्रों में। तो जीन जो है हमारी आनुवांशिक यूनिट है जो कि गुणसूत्रों पर स्थित होती है, जो हमारे आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने का कार्य करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसे कोशिका का आत्मघाती थैली कहते हैं या किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं? राइबोसोम्स को, केंद्रक को, लाइसोसोम को या जीन को। तो कोशिका की आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लवक कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के, 7 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के। तो लवक जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। लवक को क्या कहते हैं? प्लास्टिड कहते हैं, जो कि 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। केंद्रक की खोज किसने की? केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने, वाटसन ने, रॉबर्ट ब्राउन ने या मॉर्गन ने। तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी और रॉबर्ट हुक ने क्या करी थी? कोशिका की खोज। इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज मत होना। रॉबर्ट हुक ने क्या करी थी? कोशिका की खोज और रॉबर्ट ब्राउन ने क्या करी थी? केंद्रक की खोज।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डीएनए की श्रृंखलाएं बधी रहती हैं, यानी कि डीएनए चेन्स जो होती है आपस में किसके द्वारा बधी रहती है? एमिनो अम्ल के द्वारा, नाइट्रोजन बंध के द्वारा, हाइड्रोजन बंध के द्वारा या गुणसूत्र के द्वारा। तो जो डीएनए चेन होती है आपस में हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़ी रहती है। किसके द्वारा जुड़ी रहती है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डीएनए कितने प्रकार के होते हैं? डीएनए कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या 1 प्रकार के? तो डीएनए जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। पहला ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए और जेड डीएनए। तो इसमें से ए डीएनए, बी डीएनए और सी डीएनए जो है वो सब राइट हैंडेड हेलिक्स से हैं, और जो जेड डीएनए है वो लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स से है, जिसमें सबसे ज़्यादा बेस पेयर होते हैं, यानी कि 12 बेस पेयर होते हैं। इसको मैं कंप्लीट आपको डीएनए वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोशिका में कितने टीआरएनए पाए जाते हैं? कोशिका में कितने टीआरएनए पाए जाते हैं? 4 प्रकार के, 10 प्रकार के, 20 प्रकार के या 2 प्रकार के? मैं आपको बता दूं, कोशिका में 20 प्रकार के टीआरएनए पाए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे 20 प्रकार के कैसे? तो जितने प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाएंगे हमारी बॉडी में, तो उतने ही प्रकार के टीआरएनए भी प्रेजेंट होंगे। तो हमारे को शरीर में 20 एमिनो एसिड पाए जाते हैं। 20 एमिनो एसिड पाए जाते हैं। तो 20 एमिनो एसिड पाए जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है? जो 20 टीआरएनए भी होंगे, या कि 20 एमिनो एसिड्स पाए जाएंगे तो 20 टीआरएनए भी पाए जाएंगे। यानी कि जितने एमिनो एसिड हमारी बॉडी में होंगे उतनी ही टीआरएनए हमारी बॉडी में पाई जाएंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्रक की क्रिया को क्या कहते हैं? या केंद्रक विभाजन की क्रिया को क्या कहते हैं? केंद्रक विभाजन की क्रिया को साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, स्पोरोजेनेसिस या कायिक जनन। तो इसमें जो साइटोकाइनेसिस है यह कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है। कायिक जनन जो होता है वह एक अलैंगिक जनन का रूप होता है। और स्पोरोजेनेसिस जो होता है इसमें स्पोर्स का फॉर्मेशन के थ्रू जो होता है जनन होता है। और इसमें हमारा राइट आंसर है कैरियोकाइनेसिस। क्या है? कैरियोकाइनेसिस। इसमें क्या होता है? केंद्रक का विभाजन होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोशिका का कौन सा भाग ऊर्जा ग्रह कहलाता है? केंद्रक, कोशिका भित्ति, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो केंद्रक तो कोशिका का ऊर्जा ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जंतु में निम्न में से कौन सा भाग अनुपस्थित होता है? जंतु कोशिका में कौन सा भाग अनुपस्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, कोशिका भित्ति, सेलुलोज की बनी हुई कोशिका भित्ति या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है सेलुलोज की बनी हुई कोशिका भित्ति। इसका आंसर क्या है? सेलुलोज की बनी हुई कोशिका भित्ति। क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है जंतु कोशिका में भी होता है, पादप कोशिका में होता है। केंद्रक जो होता है जंतु कोशिका और पादप कोशिका में भी होता है। लेकिन सेलुलोज की बनी हुई कोशिका भित्ति जो होती है केवल प्लांट सेल में पाई जाती है, प्लांट सेल में पाई जाती है। लेकिन जंतु कोशिका में जो होता है नहीं पाई जाती, क्योंकि जंतु कोशिका में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है जो कि सेमी परमेएबल होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करता है, विषाणु, जीवाणु, माइक्रोप्लाज्मा या बैक्टीरियोफेज? तो सबसे छोटा जीव जो स्वयं प्रजनन करता है और विकास करता है वो है माइक्रोप्लाज्मा। इसका एक प्रसिद्ध नाम है वो है PPLO, जो कि किस में आता है? प्रोटोजोआ में, प्रोटोजोआ संघ में आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन किसने दिया? वॉटसन क्रिक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, सिंगर एंड निकोलसन ने, बेडम और टेटम ने? तो फ्लूइड मोजाइक मेम्ब्रेन ऑफ सेल मेम्ब्रेन किसने दिया? सिंगर एंड निकोलसन ने। किसने दिया? सिंगर एंड निकोलसन ने। बेडम और टेटम ने वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस दी थी। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। वॉटसन और क्रिक ने डीएनए का हेलिक्स मॉडल दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किन में डीएनए नहीं पाया जाता है?
निम्न में से किसमें डीएनए नहीं पाया जाता? तो मैं आपको बता दूं, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इन तीनों में डीएनए पाया जाता है। इन तीनों में क्या आता है? डीएनए पाया जाता है। लेकिन जो परऑक्सीसोम है उसमें डीएनए नहीं पाया जाता है। परऑक्सीसोम में डीएनए नहीं पाया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? परऑक्सीसोम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोशिका का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? कोशिका का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्लोरोप्लास्ट है, केंद्रक है। तो कोशिका का सबसे बड़ा भाग है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस वैज्ञानिक ने क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया? किस वैज्ञानिक ने क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया? बल्बियानी ने, पुरकिंजे ने, सटन ने या वॉल्डियर ने? तो सबसे पहले क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग वॉल्डियर ने किया। किसने किया? वॉल्डियर ने। मैं आपको बता दूं, जो बल्बियानी है, E.J. बल्बियानी, इन्होंने पॉलीटीन क्रोमोसोम दिए थे। पॉलीटीन क्रोमोसोम दिए थे। पॉलीटीन क्रोमोसोम पाए जाते हैं हमारे ड्रोसोफिला के लार में, या और इन्होंने क्या दिया था? लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम दिए थे, जो पाए जाते हैं oocytes ऑफ ड्रोसोफिला और यूनिसेलुलर एल्गी एसिटिबुलेरिया में। और जो पुरकिंजे हैं, उन्होंने पुरकिंजे फाइबर दिए थे, जो कि हमसे हमारे किससे है? हमारे हार्ट से रिलेटेड, जो हमारे हार्ट में एक्सीलरेशन या करंट पैदा करने का काम करते हैं। और सटन ने जो था लिंकेज ग्रुप जोड़ा था, या लिंकेज ग्रुप खोजा था, किस में काम करते हुए? पी, स्वीट पी में या गार्डन पी में सटन ने क्या कहता है? लिंकेज ग्रुप फाउंड किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की थी? फ्लेमिंग ने, बेंडा ने, पोर्टर ने, मॉर्गन ने? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की थी पोर्टर ने। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज करी थी पोर्टर ने। मैं आपको बता दूं, जो फ्लेमिंग थे, फ्लेमिंग ने माइटोसिस यानी कि सूत्री विभाजन की खोज करी थी। किसकी करी थी? सूत्री विभाजन। और बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया को ऑफिशियल नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया। और मॉर्गन को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। जीवित कोशिका की खोज किसने करी थी? मैंने पहले ही आपको बताया था कि जीवित कोशिका की खोज किसने करी थी? रॉबर्ट ब्राउन ने, सिंगर निकोलसन ने, रॉबर्ट हुक ने या एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक ने? तो किसने करी थी? एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खोज का सिद्धांत या सेल थ्योरी किसने दी थी? ने, शेल्डन और स्वान ने, रॉबर्ट ब्राउन या फंक ने? तो खोज का सिद्धांत शेल्डन और स्वान ने दिया था। किसने दिया था? शेल्डन और स्वान ने। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर ने करी थी, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज करी और फंक ने जो है विटामिन की खोज करी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिक्तिका या वैक्यूओल अनुपस्थित होते हैं जंतु कोशिका में, पादप कोशिका में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में, यूकैरियोटिक कोशिका में? तो वैक्यूओल्स जो होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। मैं आपको बता दूं, जो रिक्तिका या वैक्यूओल होती हैं वो सेल में वाटर का कंजप्शन करते हैं तथा वाटर्स और अन्य अम्लों का आदान प्रदान करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इस टेस्ट सीरीज का अंतिम प्रश्न है, सबसे प्रारंभिक और अविकसित कोशिकाएं यानी कि मोस्ट प्रिमिटिव और आदिम प्रकार की कोशिकाएं कौन सी थी? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं, पादप कोशिकाएं और जंतु कोशिकाएं। मैंने वीडियो के शुरुआत में ही आपको बताया था कि सबसे प्राथमिक कोशिकाएं कौन सी थी? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, जिनमें क्या थे? सेल ऑर्गेनेल्स अब्सेंट थे। क्या थे? सेल वॉल और अदर ऑर्गन्स जो थे सारे अब्सेंट थे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बायोलॉजी सोल को। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।